डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के 4th चैप्टर एनिमल किंगडम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जानते हैं आपने व्हिटेकर के किंगडम में, व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 मेजर जो किंगडम थे उसमें से एक एक करके सबकी चर्चा हो गई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्टली था एनिमलिया, या कह सकते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम वैसे देखने में तो लंबा लगता है, इसके कई ग्रुप की स्टडी करनी है जिनको हम फाइलम कहेंगे, लेकिन ये फाइलम नाम से, संख्या से आपको एकदम से परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी है और समझ लेंगे तो और इजी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि नाम जो ज़्यादा हैं इसमें से कुछ नाम आपने ऑलरेडी सुना है और नहीं सुने हैं तो फिर पढ़ना है तो देखना है, तो नाम जान जाएंगे। बल्कि नाम जानना ही आपके लिए थोड़ा लंबा हो सकता है, नाम जानेंगे तो काम अपने आप आसान हो जाएगा। काम क्या करना है, फाइलम के कैरेक्टर क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, जो आपके आसपास के एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं देखते, केवल नाम सुने हैं, वो किस फाइलम के हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उसी को चैप्टर में आपको जानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ जानने के लिए, इस एनिमल किंगडम को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप 2 पार्ट में देखो, चैप्टर में डिस्कस किया है। नंबर 1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमें ये जानना है कि किस बेस पर अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। सही ये है, अगर आपने बेस को समझ लिया तो करेक्टर बताना बड़ा इजी हो जाएगा और इन्हीं बेसिस पर 2 फाइलम का कंपैरिजन भी इजी हो जाएगा। इसलिए हम समझते हैं पहले आप बेसिस समझें, बेसिस को बताएं। इसके पहले इसकी इम्पोर्टेंस ये जान लीजिए कि इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने बेसिस जाना तो सही ये है कि क्लासिफिकेशन सबके अपने स्पेसिफिक करेक्टर हैं, लेकिन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान देना है। जैसे आपको किसी फाइलम का करेक्टर बताना है तो आपको पता है पहले हमें क्या बताना है, हैबिटेट बताते हैं, सिमेट्री बतानी है, सर्कुलेटरी सिस्टम बताना है। इन बातों को ही यहाँ बेसिस में समझेंगे। नंबर 1 बात, करेक्टर बताना, 2 फाइलम का कंपैरिजन करना, ये इजी हो गया। और साथ साथ ये डिफिनीशन या ये जो बेसिस हैं इनके बारे में अलग से पूछा जाता है। तो चैप्टर में टोटल क्या पढ़ना है, करेक्टर क्या है, एग्जाम्पल क्या है और कुछ डेफिनीशंस या टर्म, और वो कौन से डेफिनीशन कौन से टर्म वो सबसे ज़्यादा है बेसिस में है, प्लस जो फाइलम वाइज कोई वर्ड आते रहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बुक के ही अपने सीक्वेंस में कि जो कहानी लिखी गई है, व्हेन यू लुक अराउंड यू observe different animals with different structure and forms, as over a million species of animals have been described till now. The need of classification becomes all the more important. The classification also help the assigning the systematic position to newly described species. यानी इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, इनके बारे में जानने के लिए एक एक का स्टडी करना, हम पहले भी कह चुके हैं, कठिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल भी है, लेकिन करना भी है बायोलॉजी में सबकी स्टडी। तो इसीलिए बेसिस बना के, ग्रुप बना के स्टडी की जाए। समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, लेकिन आपने उसी में से एक क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर ने जो अपना 5 किंगडम बनाया उसमें से एक एक किंगडम की स्टडी आप करते चले आए। और अब एनिमल किंगडम की बेसिस क्या है उस पर आते हैं, यानी ये व्हाट आर द बेसिस ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें बेसिस ध्यान दीजिएगा, इसका 2 जगह इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो बेसिस हैं इनके बारे में पूछा जाता है क्या है, जो टर्म हम यूज करेंगे, और दूसरी बात ये आती है कि इससे करेक्टर्स कैसे बता लेंगे। तो मेन चीज़ जो बेसिस हैं यहाँ पर देखेंगे, ये अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड आपको स्टडी करना है। ये जो टर्म जान रहे हैं इन्हीं को जान के आपको बता देना इस फाइलम में इसकी क्या कंडीशन, इस फाइलम में कैसी कंडीशन है। अब पहला काम क्या है, वहाँ तो यूज़ बाद में करेंगे, पहले इनको समझते हैं ये लेबल क्या है। और सबसे पहले लेबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, यानी कोई भी लिविंग बीइंग है उसकी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, और फंक्शन करने वाले स्ट्रक्चर जो हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसी के बेस पर डिफरेंट लेवल बने हैं। कहानी सुनिए, यहाँ पर जो लिखा गया उसको कोरिलेट कीजिएगा, जहाँ ज़रूरत होगी हम देख भी लेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले आप किसी यूनिसेलुलर के बारे में सोचिए। अगर कोई यूनिसेलुलर है मीन्स ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो गई, समोज ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे कोई भी है। अब ये सिंगल सेल है, लेकिन सिंगल सेल को हम ऑर्गेनिज्म क्यों कह देते हैं? हम कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि हमारी बॉडी को देखें उसमें बहुत सी सेल हैं, लेकिन क्या उसकी एक सेल को निकाल दें, क्या वो सेल ऑर्गेनिज्म है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी की या किसी मल्टी सेलुलर बॉडी की सिंगल सेल इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकती है। सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उसका अपना कोई स्पेसिफिक वर्क तो है जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वो अपने बहुत से रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे सेल पर डिपेंड रहती है। यानी सिंगल सेल इन द मल्टी सेलुलर एनिमल और प्लांट इज़ नॉट कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द रिक्वायरमेंट। जो बॉडी की सभी रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी नहीं कर पाती है, उसे दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर वो बॉडी के बाहर आ जाएगी तो उसकी वो रिक्वायरमेंट से पूरी नहीं होगी अकेले रह के, जिसके लिए दूसरे पर डिपेंड थी। यही रीज़न है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जबकि यूनिसेलुलर के केस में क्या है, ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट खुद फुलफिल कर लेती है। जैसे आप कहते हैं लिविंग बीइंग में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जो भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ प्रोसेस हैं, कैरेक्टर ऑफ लाइफ हैं, उसको करने के लिए सिंगल सेल को किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट खुद पूरी करती है। तो जहाँ अकेले भी रहती है वहाँ भी ये इसकी जो फेवरेबल कंडीशन जो हैबिटेट है वहाँ ये सर्वाइव कर लेती है, जबकि मल्टी सेलुलर बॉडी की एक सेल सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से अब आइए स्ट्रक्चर कैसे होती है। अगर एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर देखें वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनी है, या कह लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हैं, तो इसी स्ट्रक्चरल पार्ट को, फंक्शनल पार्ट को हम कह देते हैं कि इसकी बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर में मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। चूँकि आपको एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर नहीं पढ़ना है, यूनिसेलुलर को ऑलरेडी आपने मोनेरा और प्रोटिस्टा में, यहाँ तक कुछ एक्सेप्शनल थे वो फंजाई में भी आ गए जैसे ईस्ट में। तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हमें बात नहीं करना है, लेकिन आप जानते रहिए मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। कहाँ होता है? यूनिसेलुलर में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी में, जहाँ से आपको पढ़ना है, चूँकि एज पर क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय मिस्टर व्हिटेकर एनिमल किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे इसमें आते हैं। तो मल्टी सेलुलर का इनिशियल लेवल स्टार्ट होता है यहाँ से, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब मल्टी सेलुलर में देखते हैं, जिनमें बहुत सी सेल्स हैं। एक सेल है तो यूनिसेलुलर, एक से अधिक सेल से बना तो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर सभी हैं एनिमल किंगडम में, जितने भी फाइलम की हमें जितने भी कैटेगरी की एनिमल की स्टडी करनी है सब मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन उनमें लेवल अलग अलग है। अब आते हैं इनिशियल में। अब अभी फाइलम का नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप चूँकि पहले सुने हैं ले सकते हैं। पहला ग्रुप पोरीफेरा आएगा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। ऐसे हमें एनिमल किंगडम के कई ग्रुप की स्टडी करनी है। तो उसमें पोरीफेरा की बात करें या पोरीफेरा की ना भी बात करें
तो ये जान लीजिए जो शुरुआती अनडेवलप्ड या शार्ट डेवलप्ड मल्टी सेलुलर्स हैं उनकी बॉडी में क्या हुआ, उनमें सेल तो बहुत होती हैं लेकिन उनकी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो सेल के लेवल पर होता है। एक सेल कई काम कर लेती है। यूनिसेलुलर में एक सेल सभी काम, मल्टी सेलुलर में एक सेल कई काम। तो कुछ टाइप की सेल होती हैं, बॉडी का सारा वर्क हो जाता है। तो जो एक सेल के द्वारा काम होता है, बॉडी की स्ट्रक्चर सेल से हुई है, यानी केवल सेल ही दिखेगा, जबकि और में आप देखेंगे टिश्यू पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, आर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो जहाँ पर सेल के लेवल पर काम होता है, सेल पाई जाती है लेकिन टिश्यू नहीं होता है, उसे कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जहाँ पर बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई और डेवलप्ड आ गए, उनमें वर्क करने के लिए अब क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ गया, बड़े लार्ज स्केल पर वर्क होना है। अब एक सेल कई काम नहीं करेगी, कई सेल मिल के एक काम। लेवल पर ध्यान दीजिए, हमने कहा पहले यूनिसेलुलर में एक सेल सभी काम, फिर पोरीफेरा या इससे रिलेटेड हमने एक कैटेगरी की जिसमें एक सेल कई काम, कुछ टाइप की सेल होती थी, सभी काम हो गया। और एक तीसरा लेवल बता रहे हैं, बहुत सेल मिल के एक काम। और आपने पहले से पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक वर्क कॉल्ड टिश्यू। तो किसी में सेल का ग्रुप जब काम करने लगा तो उसे कहते हैं टिश्यू। तो जहाँ टिश्यू बन गया यानी डिवीजन ऑफ लेबर दिख गया। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, और वो अलग व्यवस्था आर्गन लेवल पर हो सकती है, आर्गन सिस्टम पर हो सकती है। तो हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। जब सेल का ग्रुप कोई वर्क परफॉर्म करता है जिसे टिश्यू कहते हैं, और जिसमें टिश्यू ही डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं, सेल के डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट वर्क होता है, तो इसे कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल का ग्रुप जहाँ वर्क किया वास्तव में डिवीजन ऑफ लेबर यही से क्लियर कर दिखने लगता है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। ऐसे ग्रुप को सिलेंट्रेटा कहा गया है। तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल किंगडम में नहीं है क्योंकि यूनिसेलुलर यहाँ नहीं रखा गया है। आपने जाना सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरस के केस में, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे थोड़ा बॉडी और डेवलप हुई। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से आप आगे चले जाते हैं स्टिल हाइयर लेवल, यानी टिश्यू लेवल से जो हाइयर है, सेलुलर लेवल टिश्यू हो गया, टिश्यू से अलग जो लेवल आ गया उसे हम कहते हैं आर्गन लेवल। अब क्या हो गया, बहुत से टिश्यू मिलके आर्गन बनाते हैं, और वो जो आर्गन बना है वो अब काम करेगा, ये आर्गन ऐसा ऐसा काम करता है। तो जहाँ वर्क करने के लिए आर्गन्स बन गए, उस लिविंग बीइंग में कहेंगे आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे कई ग्रुप मिलेंगे, आगे फाइलम मिलेंगे, जैसे यहाँ पर नाम दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब और जो डेवलप्ड हो गए हैं, एक ही वर्क को करने के लिए कई आर्गन मिल के, जैसे आपने कहा हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए टीथ है, टंग है, बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है। दीज आर द सेपरेट आर्गन्स बट अल्टीमेटली दे परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क दैट इज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आर्गन का वो ग्रुप जो पर्टिकुलर वर्क को करता है उसे कहते हैं आर्गन सिस्टम। तो डेवलप्ड एनिमल्स में आर्गन सिस्टम आ गया। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या आर्गन लेवल है या आर्गन सिस्टम लेवल है, ये अलग अलग कैटेगरी में आपको किसी भी फाइलम का कैरेक्टर बताना है तो ये बात आपको ध्यान देना है, और ये ऐसा कह लीजिए इसी बेस पर आगे इसको क्लासीफाई करना है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि दूसरी कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगी वो है सिमेट्री के आधार पर, और सिमेट्री के पहले आर्गन सिस्टम से ही रिलेटेड एक और बात आ गई। यहाँ पर देखें, दूसरी चीज़ भी बता दें, ओपन एंड क्लोज टाइप, इसको बताएं। इसके पहले जान लीजिए कि हमने कहा आर्गन के ग्रुप से आर्गन सिस्टम बनता है, और ये शायद पहले भी कक्षा में पढ़े होंगे। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। हमारी बॉडी में 10 आर्गन सिस्टम हैं। इसी से टोटल बॉडी का वर्क, सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है।
फॉर एग्जांपल इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत से सिस्टम हैं। तो आप जान गए उस सिस्टम से नहीं, हमें उस सिस्टम की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कई हैं कि हम एक सिस्टम से रिलेटेड दो टर्म आ गए हैं और जो करेक्टर्स बताने में मोस्टली यूज हुए हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क है कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। जब बॉडी में डिफरेंट मटेरियल का एज पर रिक्वायरमेंट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब किसी फ्लूइड के हेल्प से, जैसे ब्लड और लिम्फ के हेल्प से होता है, इसे कहते हैं सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑलरेडी जाना है कि हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हार्ट ब्लड को पंप करता है, फिर ये ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी पार्ट में जाता है। लेकिन इस सर्कुलेटरी सिस्टम को इसके डेवलप्ड स्ट्रक्चर के बेस पर, इसके वर्किंग के बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है डेवलप्ड एनिमल्स में, ये ब्लड वेसल में, जिनको आपने कभी आर्टरी और वेन, कैपिलरी ये कहा है, वो ना भी जान रहे हैं परेशान ना होइए। अगर ब्लड वेसल्स के जरिए फ्लो होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच ब्लड फ्लोज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो अगर इनसे, यानी ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में रहता है, तो इसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर में रहता है, तब इसे कहते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन सी है ब्लड वेसल्स? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। जबकि चर्चा ऐसी भी कभी कभी मिल जाती है कि ये ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। बॉडी के अंदर ओपन चैम्बर्स होते हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स में सर्कुलेटरी मटेरियल भरा रहेगा, ब्लड लाइक मटेरियल भरा है, जिसको आप चाहें तो ब्लड अभी कह सकते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे आर्थ्रोपोडा फाइलम, इसको हम हीमोलिम्फ इंसेक्ट में कह देंगे। तो अभी जान लीजिए, जब ब्लड वेसल्स ना हो, ऐसे बॉडी में सिचुएटेड डिफरेंट ओपन चैम्बर से ब्लड का सर्कुलेशन हो, उसे कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन टाइप। तो समरी में क्या कहते हैं? ओपन टाइप क्या है? जिसमें ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स नहीं हैं। जबकि क्लोज वो है जिसमें ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ब्लड वेसल्स हैं, लाइक आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब आगे एक दूसरे बेसिस पर या बेस पर आते हैं, जो क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सिमेट्री। सिमेट्री की जब भी बात आई तो दिमाग में एक बात आपको सोचना है। सोचना ये है कि क्या किसी एनिमल की बॉडी को कहीं से काट सकते हैं जिससे दो इक्वल हाफ मिल जाएं, दो ऐसे पार्ट मिले जो मार्फोलॉजिकली सेम हो, बाहर से देखने में सेम लग रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर, लंबाई चौड़ाई के बेस पर, यानी दो ऐसे पार्ट मिले जो आइडेंटिकल हो, एक जैसे दिखते हों। ये विचार कीजिए। सिमेट्री में जो यहाँ आपको बताएंगे उसके पहले ये पहले दिमाग में विचार कीजिए। ऐसे ओपन हार्ट, ओपन माइंड, पहले ये सोचिए कि क्या किसी बॉडी को, किसी एनिमल बॉडी को सोचिए, बॉडी पर देखिए कि क्या कहीं से काट के इसके दो पार्ट ऐसे कर सकते हैं जो सेम हो। तो आप पाएंगे कि हाँ कर सकते हैं, या तो दिमाग में बात आएगी नहीं कर सकते। और हम एनिमल बॉडी की बात नहीं करते हैं, ये तो आप इसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी सोच सकते हैं, जो आपके सराउंडिंग में मटेरियल है। आपके सामने बुक है, कॉपी देखते हैं, टेबल होती है, घर में टीवी है, अलमारी है, या कुछ भी ले लीजिए, उसके साइज़ को देख के ज़रा आप इमेजिन कीजिए, क्या इसको कहीं से काट के दो पार्ट में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जान लीजिए कि इसमें सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने एक ये स्ट्रक्चर बना ली, एक स्फीयर सर्कल के बारे में सोचिए, ये इसका सेंटर है। तो आप जनरली इमेजिन करते हैं अगर यहाँ से काटेंगे तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट हो गया। अगर ऐसे काटते तब भी ये दो पार्ट में एक इधर वाला
और एक इधर वाला, 2 पार्ट हो गया। तो ऐसे देख के जानते क्या 2 पार्ट में काट सकते हैं या तो नहीं काट पाएंगे, जनरली काट लेंगे। जनरली वो पोजीशन आपको लाइन दिखेगी जहाँ से काट सकते हैं। अगर काट सकते हैं तभी हम सिमेट्री की शुरुआत करेंगे, नहीं तो नहीं। इसका मतलब उसमें कोई सिमेट्री है और नहीं काट सकते हैं तो कहते हैं सिमेट्री नहीं है। और जिसमें सिमेट्री नहीं है वो एसिमेट्रिकल है, एनिमल एसिमेट्रिकल है, या कहा जाए इस ग्रुप के एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया स्पंज। स्पंज क्या है आगे जानेंगे, ये पूरी फेरा के मेंबर हैं। अभी जान लीजिए, स्पंज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मीन्स स्पंज की ऐसी बॉडी होती है जिसको कहीं से काट के 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर एनिमल और ज़्यादातर फाइलम ऑफ एनिमल हैं, उनको आप कहीं कहीं से काटेंगे, उसकी चर्चा आती रहेगी एग्जाम्पल के साथ। अगर कहीं से काट सकते हैं इसका मतलब उसमें सिमेट्री है, और जिसमें सिमेट्री है वो सिमेट्रिकल है। तो हमारा कहने का मतलब ये सोचने पर कि कहीं से बॉडी को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसी लाइन दिख रही है, अगर दिख रही है तो वो बॉडी सिमेट्रिकल है, अगर ऐसी लाइन नहीं दिख रही है तो एसिमेट्रिकल है। ध्यान दीजिए भैया, दिखने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपको आँख खोल करके, दिमाग खोल के समझना है, नहीं तो आप आँख बंद कर कह दीजिए कि नहीं काट पाएंगे। अरे नहीं काट पाएंगे, नहीं आप नहीं, कोई ना काट पाए, कोई कह ही नहीं पाए। ऐसा नहीं कि आप अनजाने में कह दीजिए, कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में कोई ऐसी लाइन है ही नहीं जहाँ से काट पाए। तो 2 टाइप के एनिमल्स हो गए, एक सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल तो रेयर हैं, ज़्यादातर सिमेट्रिकल हैं, मीन्स उनमें सिमेट्री है। अब अगर सिमेट्री है तो कैसी सिमेट्री होगी उसकी आपको चर्चा करनी है, और कई फाइलम के कैरेक्टर आप इसी बेस पर बताएंगे। इसमें रेडियल सिमेट्री है या कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री है। सिमेट्री 2 टाइप की होती है, बाईलैटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। अब इसको कैसे जानेंगे, ये 2 बात को हमें फोकस करना है। एक तो हो गया कि रेडियल सिमेट्री और दूसरा बाईलैटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री में आपको हमने कहा कि सिमेट्री कहाँ गया, इसका मतलब कहीं से तो काट सकते हैं। अब कहाँ से काट सकते हैं? सपोज आपने कहा, इमेजिन कीजिए हम कोई बॉडी नहीं बना रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आप सोचिए क्या इसको कहीं से काट सकते हैं? तो आप देखेंगे पाएंगे यहाँ से इसको काट सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गई। तो इमेजिन कीजिए यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहीं से नहीं, अगर यहाँ से काटें तब भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यही नहीं, अगर यहाँ से काटें तब भी 2 पार्ट हो जाएगा, यहाँ से काटें तब भी 2 इक्वल हाफ हो जाएगा। तो अगर एक से अधिक लाइन दिख रही, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक से अधिक जगह से काट सकते हैं, तो हम कहते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री है, या एनिमल शो द रेडियल सिमेट्री आर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर रेडियली सिमेट्रिकल। ऐसा भी कहा जाता है ये रेडियली सिमेट्रिकल है, या ऐसे कह सकते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री है। ऐसे इमेजिन कीजिए किसी दूसरे शेप को देखते हैं। अब हम एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। ये मान लीजिए यही स्ट्रक्चर जैसा हमने बनाया था वैसा फिर बना रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब ज़रा सोचिए इसको कहाँ से काटेंगे। यहाँ से अगर काट दें यहाँ से तो 2 पार्ट नहीं होगा, देख रहे नीचे वाला अलग टाइप का है और ऊपर वाला अलग नहीं होगा। अगर आप यहाँ से काटना चाहते हैं तब भी सेम नहीं होगा, एक में इधर वाला पार्ट डिफरेंट होगा या अलग होगा। अब इसमें कर क्या सकते हैं, ज़रा आप लाइन सोचें, इसमें कौन सी लाइन पॉसिबल है जहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें और दोनों पार्ट इक्वल हों। तब आप ये पाएंगे इसमें केवल 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 एक ही जगह है, वो ये है। अब जरा आप सोचिए, जो भी लाइन खींचे हैं आप और भी इस फिगर को देखते रहिए और सोचते रहिए क्या इसके अलावा कहीं से काट पाएंगे।
तो आप पाएंगे नहीं, केवल एक जगह से काट सकते हैं। अगर केवल एक जगह से ही डिवाइड कर सकते हैं तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर, ये बॉडी, लिविंग नॉन लिविंग जो भी हो, आपको फिलहाल लिविंग में बताना है, एनिमल बताना है, वो बाईलैटरल सिमेट्री वाला है, यानी इसमें ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल है या इसमें बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो एक बार फिर से रिवीजन पे जरा ध्यान दीजिए, क्या हमने कहा, बॉडी को कहीं से काट सकते हैं तो पार्ट में बराबर टाइप का, काटने नहीं है, दोनों एक जैसे दिखें तो सिमेट्री है, और अगर नहीं काट पाएंगे सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्रिकल है। अगर वो सिमेट्रिकल है, उसकी बॉडी कट सकती है, तो दो बात आती है, या तो केवल एक जगह से काट पाएंगे या तो ऐसा कर लेंगे एक से अधिक जगह से काटेंगे, या तो एक से अधिक। अगर एक जगह से काटते हैं तो ये वाला हो गया, वो बाईलैटरल सिमेट्री वाला है। अगर एक से अधिक जगह से काट दिए ये कैटेगरी, तो हम कहेंगे वो रेडियल सिमेट्री वाला है या उसमें रेडियल सिमेट्री है। चलिए, तो आप समझ गए सिमेट्री क्यों चर्चा कर रहे हैं। दो लाभ, या तो आपसे कहा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल सिमेट्री आर बाईलैटरल सिमेट्री आर डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बाईलैटरल सिमेट्री, तो इसका तो आंसर आप दे ही ले जाएंगे। और दूसरा, इसका क्या मज़ा मिलेगा, प्रैक्टिकली तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए किसी भी फाइलम का आपको करेक्टर बताना है तो एक पॉइंट उसमें ये भी बता देते हैं वो कैसा है, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री वाला है, बाईलैटरल सिमेट्री वाला है। ऐसे अगर किसी में ब्लड होगा, इसके पहले हमने बताया, तो आप ये भी कहते हैं ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है, या इसके पहले जो हमने चर्चा किया उस बेस पर आप कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। तो कहेंगे सेल ग्रुप की जब बात करेंगे, नहीं बल्कि जब बात करेंगे तो बताएंगे इसमें सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ज़्यादा नहीं हम बता रहे हैं, बहुत थोड़ा ये समझने वाली चीज़ है। कभी कभी होता है रट तो जाते हैं लेकिन उसकी मीनिंग नहीं जानते हैं, इसको विधिवत आपको समझ लेना है। ऐसे कुछ और बेसिस हैं, हम चाहते हैं आज की शुरुआत में आप इतना ही जाने, अगले में और बेसिस की हम चर्चा करते हैं और इसके बाद एक एक फाइलम की चर्चा करते हैं। तो आज की डेट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।